नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपका एनवीरा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका जनरल साइंस टीचर, जिसमें मैं आपको रासायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पटवार, आरआरबी, एनटीपीसी, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस में मैं आपका 2% लूँगा, जिसमें भौतिक और रासायनिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायन विज्ञान का पहला टॉपिक, परमाणु तथा अणु और उनके सिद्धांत। परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। मैं बात करूं पदार्थ की, मैटर। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। पहली अवस्था होती है पदार्थ की ठोस, दूसरी होती है द्रव तथा तीसरी होती है गैस। मुख्य रूप से 3 होती है, लेकिन 2 और खोज ली गई है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन देके चौथा प्लाज्मा देगा, तो आपको कौन सा राइट करना है, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था भी पूछा जाता है, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। और इसमें से जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, वो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक। तो पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। अब मैं बात करूं परमाणु की। परमाणु क्या है? परमाणु है पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। तो पदार्थ में कौन आ सकते हैं, ठोस, और ठोस में मैं यह उदाहरण ले लूं लकड़ी का, और द्रव में मैं उदाहरण ले लूं जल का, और गैस में ले लूं वाष्प का। अब बात कर रहे हैं हम परमाणु की। परमाणु पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई। पदार्थ में कौन आते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। यानी ये लकड़ी है, तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, परमाणु। तो परमाणु हो जाएगी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। अब मैं बात करूं परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। परमाणु को ये भी पूछा गया है, एटम। परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम। अब इसका अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ यानी अविभाज्य इकाई। ये भी पूछा गया है, अविभाज्य इकाई निम्न में से कौन सी अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई। अब मैं बात करूं एटम अंग्रेजी में कौन से वैज्ञानिक ने कहा। 2 वैज्ञानिक थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस, और इनके साथी थे डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहा, एटम, और जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, अविभाज्य इकाई या अविभाज्य कण। तो आपको एग्जाम में पूछ ले निम्न में से कौन सी अविभाज्य इकाई है, तो आपका आंसर होना चाहिए परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटम। कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपियस वैज्ञानिक ने कहा था। अब बात करूं परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, नॉर्मल। परमाणु के बारे में सबसे पहले आए थे कणाद। कौन से वैज्ञानिक थे, कणाद। लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व, 800 ईसा वर्ष पूर्व। लेकिन इनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। फिर आए थे एक अमेरिका वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1808 में। तो कणाद के बाद कौन से वैज्ञानिक आए थे, 1808 सन याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वैज्ञानिक कौन से थे, ये भी नाम याद रखना, जॉन डाल्टन। तो आप राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन चेक कर लेना, पूछा गया है पिछले पेपर उठा के, जॉन डाल्टन। ऐसे पूछा गया है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम परमाणुवाद, ये याद रखना थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, परमाणुवाद, परमाणुवाद
तो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है परमाणुवाद कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डाल्टन। और वाद को बोलते हैं सिद्धांत, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है परमाणु सिद्धांत। और एक बार तो ये भी पूछा गया है कि परमाणु शब्द, तो आपको साथ में याद रखना परमाणु शब्द के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था 1808 में। अब इन्होंने परमाणुवाद दिया था, तो परमाणुवाद जिसे आप परमाणु सिद्धांत भी कह सकते हैं, परमाणु सिद्धांत, या एग्जाम में एक बार पूछा गया परमाणु शब्द, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डाल्टन। अमेरिका वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। सन याद रखना 1808 यानी 1808 में। अब इन्होंने एक परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत दिया, तो उनके मुख्य तथ्य कौन से थे, ये भी एग्जाम में एक कथन के रूप में पूछ लेते हैं कि जॉन डाल्टन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, या परमाणु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो इन्होंने मुख्य तथ्य किसके, परमाणुवाद के, परमाणुवाद। कौन कौन सी मुख्य बातें थी, तो पहली बात इन्होंने बताई कि किसी भी पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई या प्रत्येक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जैसे ही आपके पास पेन है, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। किसके अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार। तो पहला पॉइंट इनका, प्रत्येक पदार्थ की सूक्ष्म इकाई, प्रत्येक पदार्थ की सूक्ष्म इकाई परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। आप चाहे कोई भी पदार्थ ले लो, यानी हमारा शरीर भी ले लो, अगर इसका सबसे छोटा पार्ट हमारे पास है तो वह क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। यानी इस पॉइंट से ये स्पष्ट हो रहा है, किसी भी पदार्थ की अगर स्ट्रक्चर यानी किसी भी पदार्थ की अगर संरचना जाननी हो तो हमें किसको जानना जरूरी है, परमाणु को। अगर इस पेन का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु है, क्या उस टुकड़े की वैल्यू है या इस पूरे पेन की। अगर बहुत सारे टुकड़े जुड़ के एक बड़ा पेन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी। यानी परमाणु इसीलिए पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ की हम संरचनाओं को आसानी से जान ले। तो दूसरा पॉइंट, इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है आपको, कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है, जॉन डाल्टन के अनुसार कोई भी परमाणु है अकेला नहीं रह सकता। जैसे मैं बात करूं आपके पास आवर्त सारणी में कोई सोडियम का परमाणु है, क्या आपको इसने कहीं अकेला देखा? नहीं, ये किसी के साथ जुड़ेगा। जैसे आप ये यौगिक देखते हो ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड, जैसे आपके पास पोटेशियम है तो साथ में क्या रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड। यानी ये अकेले परमाणु हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकते। लेकिन इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्रिय गैसें। ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, परमाणु, ये भी एक परमाणु अक्रिय गैस है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन किनका स्वतंत्र अस्तित्व है, अक्रिय गैसों का। मैं बात करूं अक्रिय गैसों की एक बार साइड में, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, इन्हें अन्य नाम याद रखना। एक तो इन्हें बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। इन्हें बोलते हैं शाही गैस, शाही गैस। इन्हें बोलते हैं निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। और इन्हें आप बोल सकते हो शून्य वर्ग गैस, शून्य वर्ग गैस, या 18वां वर्ग बोल सकते हो इन्हें आप। इन्हें ये भी बोल सकते हो, एग्जाम में पूछे अन्य नाम भी पूछ सकते हैं कि अक्रिय गैस का अन्य नाम नोबल गैस, शाही गैस, निष्क्रिय गैस, या इन्हें बोलते हैं अष्टक पूर्ण गैस, अष्टक पूर्ण गैस। और इनकी संयोजकता, एग्जाम में आपको अक्रिय गैसें होती है 6 या 7, एक ऑप्शन देके पूछ सकता है
किन की संयोजकता शून्य है, तो इनकी संयोजकता शून्य है। क्या है? संयोजकता पूर्ण, संयोजकता पूर्ण। और एग्जाम में पूछी जाती है खोज, अक्रिय गैस की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, तो आपको याद रखना है रैमजे। कौन से वैज्ञानिक थे? रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की। अब मैं बात करूं अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, तो आप थोड़ा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यहाँ से आपके फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल ही में जो वैकेंसी गई फर्स्ट ग्रेड की, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछा गया निम्न में से कौन सी एक परमाणु गैस है। यानी अक्रिय गैस को और क्या बोलते हैं? एक परमाणु गैस, एक परमाणुक गैस। अब बात करते हैं एक परमाणु गैस की। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अकेला नहीं रह सकता है, लेकिन अपवाद कौन सी गैस है? अक्रिय गैसें हैं। ये आवर्त सारणी में किसी के साथ बंध नहीं बनाती। ये कहीं भी चले जाओ, हीलियम अकेला मिलेगा आपको, नियॉन अकेला मिलेगा, आर्गन अकेला मिलेगा, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यानी ये आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो शाही ग्रुप बोल सकते हो आप, जिसे स्वतंत्र है, किसी के साथ बंध नहीं बनाए तो भी इनका अस्तित्व है। लेकिन हमारे जॉन डाल्टन भाई साहब बोल रहे हैं कि परमाणु का तो स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सी गैस एक परमाणु गैस है। और हमने तो जॉन डाल्टन के अनुसार पढ़ा कोई एक गैस हो ही नहीं सकती। यानी अपवाद, एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक परमाणु गैस यानी ये किसी के साथ बंध नहीं बनाते हैं, जहां भी देखो ये अकेले रहते हैं। अब मैं बात करूं हीलियम की। हीलियम, यहां हीलियम एग्जाम में ये पूछा गया है सबसे हल्की गैस, हल्की गैस, सबसे हल्की। सीधा ऑप्शन में आए सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हीलियम गैस। और ये भी पूछा जाता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम, गुब्बारों में भरी जाती है। अभी रेलवे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्री गोताखोर जो समुद्र में जाते समय ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं, तो काफी स्टूडेंट नाइट्रोजन करके आ जाते हैं, लेकिन कोई हाइड्रोजन करके आ जाता है, कोई नाइट्रोजन करके आ जाता है, लेकिन यहाँ हीलियम ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि निष्क्रिय है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कोई हानिकारक नहीं होगा। इसीलिए ये भी याद रखना, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर समुद्री यात्रा के दौरान, समुद्री यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण ले जाते हैं? हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। यहां पे ये जो रेडॉन है सबसे लास्ट अक्रिय गैस है, अभी एक नई खोजी गई हाल ही में, इसके बाद आने वाली है जो नई खोजी गई है। तो रेडॉन ये पूछा जाता है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय परमाणु। यानी ये कोई भी जब रेडियो सक्रिय तत्वों का निर्माण होता है तो वहां से कौन उत्सर्जित होता है? रेडॉन। अब मैं बात करूं यहां से ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन में देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है, तो एकमात्र अक्रिय गैस है रेडॉन जो वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है, यानी उपस्थित नहीं होती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि वायुमंडल में अनुपस्थित, वायुमंडल में अनुपस्थित, अनुपस्थित, ये है अक्रिय गैसों के बारे में। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जिनॉन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनॉन आपको एग्जाम में पूछ ले कौन सी अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस, तो इंग्लिश में पूछा गया है स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। आपको 4 ऑप्शन देके साथ में जिनॉन ऑप्शन में आएगा और पूछा जाएगा स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए जिनॉन। तो ये सामान्य जानकारी थी अक्रिय गैसों के बारे में। मैं बात करूं वापस हमारे परमाणुवाद की, तो जॉन डाल्टन ने बताया इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ अक्रिय गैस, आई थिंक आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अक्रिय गैस क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की थी। कौन कौन अन्य नाम क्या है?
कौन सी गैस का कहाँ उपयोग होता है। अब मैं लेता हूं तीसरा पॉइंट, अक्रिय गैसें, परमाणु रासायनिक क्रियाओं में परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। कोई भी अगर रासायन विज्ञान में या साइंस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो प्रेजेंट कौन होगा वहां पे? परमाणु। यानी परमाणु के बिना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अस्तित्व नहीं है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें परमाणु इंक्लूड नहीं हो। यानी आपको केवल ये फैक्ट याद रखने हैं, परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी इनके बिना अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे मैं आपको एक बता दूं एग्जाम्पल लेके, जैसे आपने H2+O तो क्या प्राप्त हुआ? जल। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ तो ऑक्सीजन का परमाणु भाग ले रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे? 2। आप इसे अणु बोलेंगे, लेकिन ये अणु कब बना? जब कितने हाइड्रोजन जुड़े इसमें? 2 हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले कौन आता है? परमाणु। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन परमाणु के बिना संभव नहीं है। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? परमाणु लेते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अविभाज्य कण। क्या है? अविभाज्य कण, परमाणु। ये 4 बातें बताई थी, आपको याद रखनी है। जॉन डाल्टन के अनुसार सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में असत्य है? तो पहला आपको मिल सकता है, प्रत्येक पदार्थ की सूक्ष्म इकाई परमाणु जनरली सब जानते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है और है भी। अपवाद क्या है? अक्रिय गैस को छोड़कर। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और वहां आपको मिल जाएगा नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो थ्योरी में पढ़ा कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, अगर यहाँ आ गया नहीं लेते हैं तो वहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ये 4 कथन याद रखने हैं। हमने परमाणुवाद पढ़ लिया था, परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि जॉन डाल्टन 1808 में एक सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि परमाणु पदार्थ की अविभाज्य इकाई को हम परमाणु कहते हैं, अति सूक्ष्म इकाई परमाणु है, ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। और अपवाद हमने पढ़ा, जो अपवाद है अक्रिय गैसों का, वो आपको मुख्य रूप से याद रखना ही है कि अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। कौन सी अक्रिय गैस कहाँ उपयोग में लेते हैं? आपको पूछ लेगा समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हीलियम। रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन। अब मैं बात करूं क्या होता है अगर आपने एक परमाणु के साथ एक परमाणु को और जोड़ दिया। यानी आपके पास कोई परमाणु है, उसी के अंदर आपने एक परमाणु को और ऐड कर दिया। जब क्या होगा? जब 2 परमाणु मिलेंगे, जब भी 2 परमाणु और आपने एक और परमाणु ऐड कर दिया, यानी 2 से अधिक हो सकता है। अगर आपने एक परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु यानी 3 परमाणु को मिला दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा अणु। क्या मिलेगा? अणु। और यहाँ से आपके अणु से आपके राजस्थान पुलिस, जो हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, राजस्थान पुलिस, पिछली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में अणु से एक क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपके परमाणु और अणु का कंसेप्ट क्लियर है, आई होप वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। यानी अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। यानी अणु होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का योग या संयोग या मिलन। जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे, हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उन्हें क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। और अणु के 2 पार्ट होते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं तत्व, और दूसरा अणु का पार्ट होता है यौगिक। कौन सा होता है? यौगिक। तो अणु के संबंध में पहला कथन आपके पास फैक्ट के रूप में निकल के आया है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी भी रासायनिक संयोग द्वारा मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में आपको मिलेगा परमाणु, अणु, आयंस या यौगिक। तो आपका आंसर होना चाहिए अणु।
अणु कितने परमाणु से मिलता है? मिनिमम है दो से अधिक होंगे तो भी क्या मिलेगा हमें? अणु ही मिलेगा। जैसे मैं लेता हूं क्लोरीन का परमाणु ले लिया, ये क्लोरीन का एकल परमाणु है। इस थ्योरी के अनुसार हम एक क्लोरीन और ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? Cl2। यहां क्लोरीन का एक परमाणु और यहां क्लोरीन का एक परमाणु, जब क्लोरीन के दो परमाणु जुड़ेंगे इसके अनुसार क्या बनेगा? अणु। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरीन का अणु। किसका अणु? क्लोरीन का अणु। क्लोरीन का अणु। और कितना अणु कहलाएगा क्लोरीन का? अक्सर यहां गलती कर देते हैं स्टूडेंट। ये क्लोरीन का कितना अणु है? ये क्लोरीन का एक अणु है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक गुणज में। इसी प्रकार अगर आपको बोल दिया जाए यहां पे आपने ऑक्सीजन लिया और ये एक और ऑक्सीजन लिया और एक और ऑक्सीजन लिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा O3। ये O3 कितने परमाणु इंक्लूड हो रहे हैं? 3, यानी 3 परमाणु मिल रहे हैं तो O3 बन रहा है, यानी परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु, तो क्या बनेगा बच्चों? अणु बनेगा। ये क्या कहलाएगा? ओजोन का अणु। किसका अणु? ओजोन का अणु। ये ओजोन का अणु कितना है? ओजोन का अणु एक अणु है। कितना अणु है? ओजोन का एक अणु। इसी प्रकार अगर ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था सल्फर। ये सल्फर के 8 अणु S8, ये सल्फर का कितना अणु? ये है एक अणु। और सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु इंक्लूड हो रहे हैं? यानी 8 परमाणु। तो ये कहलाएगा सल्फर का अणु। कितना है? इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक अणु। तो जो राजस्थान पुलिस की पिछली वैकेंसी थी उसमें पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ लिया गया सबसे अधिक परमाणुकता किसकी है। अब परमाणुकता क्या होती है वो इधर ध्यान देना थोड़ा। परमाणुकता होती है जैसे परमाणुकता यानी कोई भी अणु ले लिया आपने, अणु, इस अणु में जितने भी परमाणु भाग ले रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? परमाणुकता। यानी अणु में उपस्थित कुल परमाणु, अणु में उपस्थित कुल परमाणु क्या कहलाती है? उसकी परमाणुकता। तो हमारे पास थोड़ा इधर ध्यान देना, ये क्लोरीन का एक अणु है। इस क्लोरीन में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? एक क्लोरीन का परमाणु और एक क्लोरीन का, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है? ये ओजोन का एक अणु है, इसमें कितने ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं? 3 भाग ले रहे हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार सल्फर के एक अणु में कितने सल्फर के परमाणु भाग ले रहे हैं? 8, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 8। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया सल्फर का अन्य नाम, जो याद रखना गंधक, ऑप्शन में वहां गंधक आया था। और अब 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और ले लेता हूं मैं, जैसे नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन परमाणु लिए तो क्या बन गया? N3, सॉरी 2 ले लेता हूं, N2। तो इस N2 की परमाणुकता कितनी होगी? इस नाइट्रोजन के अणु में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि निम्न में से किसकी परमाणुकता सबसे ज्यादा है। तो चेक करो, वहां पे ये फॉर्मूले नहीं दिए गए थे। ये एक, अगर फॉर्मूले देता तो सब कर लेते, केवल और केवल नाम पूछा गया। क्लोरीन का अणु है, ओजोन का अणु है, सल्फर का अणु है या गंधक का अणु है। 4 ऑप्शन दे दिए गए और सबसे ज्यादा परमाणुकता किसकी है? तो हमारा आंसर होना चाहिए गंधक, क्योंकि इसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 8 परमाणु मिल रहे हैं। कितने परमाणु मिल रहे हैं? 8 परमाणु। यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? परमाणुकता कहेंगे। अब मैं बात करूं कि अणु में तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे तत्व पूछ ले आपको तो पदार्थ की शुद्ध रूप या एकल रूप, जैसे सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। और जैसे यौगिक पूछ ले, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाए अलग अलग प्रकार के, ये है समान प्रकार के मिलेंगे तो तत्व बनेगा। और जब अलग मिल जाए, जैसे एक तो हाइड्रोजन ले लिया और साथ में ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बन जाएगा? जल। ये क्या कहलाएगा? यौगिक। लेकिन ये यौगिक किसका रूप है? अणु का। यानी
अणु तत्व भी हो सकता है और अणु यौगिक भी हो सकता है। तो पिछली बार जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आई होप परमाणुकता से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं वापस अणु की, हमने एक पॉइंट पढ़ा कि दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। और दूसरा कथन इसके बारे में पूछा जाता है, ये अणु विभाज्य है, विभाज्य इकाई है, विभाज्य इकाई है। विभाज्य इकाई कैसे? क्योंकि अणु खुद कितने से मिलता है, एक परमाणु प्लस एक परमाणु, यानी कोई भी वस्तु अगर दो वस्तुओं से मिलकर बनी है साइंस में तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाए पदार्थ की सूक्ष्मतम विभाज्य इकाई, ध्यान देना, पदार्थ की सूक्ष्मतम विभाज्य इकाई, तो हमारा आंसर होना चाहिए अणु। और पदार्थ की अविभाज्य सूक्ष्म इकाई, तो हमारा आंसर होना चाहिए परमाणु। परमाणु एक पदार्थ की ऐसी इकाई है जिनका विभाजन संभव नहीं है, और अणु एक ऐसी इकाई है सूक्ष्म जिनका विभाजन हो सकता है, क्योंकि अणु खुद दो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अणु के बारे में ये जानकारी है कि अणु दो परमाणु से मिलकर बना होता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, और अणु सूक्ष्मतम विभाज्य इकाई है, यानी जिनका विभाजन संभव है, और अणु तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमने परमाणु का सामान्य परिचय पढ़ लिया, अणु पढ़ लिया और परमाणुकता भी पढ़ लिया। परमाणुकता क्या होती है एक बार फिर बता देता हूँ। अणु कौन कौन हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। में उपस्थित कुल परमाणु, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु को हम क्या बोलेंगे, परमाणुकता। तो जैसे दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है O3 जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ये इसमें कितने परमाणु मिलके कितने परमाणु से बना है, 3 मतलब 3। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार सल्फर S8 है, तो इसमें कितने सल्फर आ रहे हैं, 8, तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 8। जैसे ये दे रखा आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, परमाणुकता नहीं पूछा गया। और परिभाषा के अनुसार परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ पे इधर थोड़ा ध्यान देना, H2 यानी हाइड्रोजन कितने आए हुए हैं, 2, S मतलब सल्फर 1, O4 यानी ऑक्सीजन कितने आए हुए हैं, 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने परमाणु, अभी हमने पढ़ा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु। ऑक्सीजन 4 है, इसका सबसे छोटा भाग 1, तो कितने भाग ले रहे, 4। यहाँ पे सल्फर 1 5, 6 और 7, तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 7। जैसे HNO3, इसमें एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। कितने, 3 और 2 5, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए परमाणु, 5। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 5। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसमें एक पोटेशियम इंक्लूड हो रहा है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो इसकी परमाणुकता 3 तो ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 एक पोटेशियम और एक नाइट्रोजन, तो टोटल इसमें भी कितने परमाणु हो गए, 5। तो इनकी परमाणुकता भी कितनी हो जाएगी, 5। और 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इनकी परमाणुकता कितनी है। जैसे MgSO4 NaCl, इनकी परमाणुकता कितनी है। और आने वाली क्लास में हम परमाणु के सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।